अपने क्या है, आप उनमें से क्या चुन सकते हो? ठीक है, आप देखना हमारे यहाँ कला वर्ग में, आप म्यूट कर लीजिए, उसके बाद जब मैं बता चुका हूं तब आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ लेना। हमारे यहाँ कला वर्ग में भूगोल, जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं, ये सभी विद्यार्थियों को लेनी है, अनिवार्य है। इसके बाद राजनीति विज्ञान या फिर कंप्यूटर, राजनीति विज्ञान या कंप्यूटर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। यहां से एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट यहां से ये हो गया, फिर हिस्ट्री, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, यहां से आपको तीसरा सब्जेक्ट चुनना है। और टोटल आपके पास सब्जेक्ट होंगे 5, उसमें एक होगा आपका हिंदी, एक होगा आपका इंग्लिश, ये आपका 4th हो जाएगा, ये आपका 5th हो जाएगा। आप में से चुनने के ऑप्शन केवल 2 जगह मिलेंगे, राजनीति विज्ञान और इसमें। बाकी आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे हर कला विज्ञान, कला वर्ग के विद्यार्थी के लिए, आर्ट्स के विद्यार्थी के लिए। पहला सब्जेक्ट तो आपका कौन सा हो गया? भूगोल। दूसरा कौन सा हो गया? हिंदी। तीसरा कौन सा हो गया? इंग्लिश। 4 और 5 यह आपको चुनने के लिए दे दिए गए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है प्रिया? यस सर। बेटा आपको ये समझना है कि कला वर्ग में भूगोल हर विद्यार्थी को लेनी होती है, इसमें आपके पास चुनने का ऑप्शन नहीं है। हिंदी कंपलसरी है दोनों साल, 11th में भी हिंदी चलेगी, 12th में भी हिंदी चलेगी आपके। अंग्रेजी कंपलसरी है, दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में दोनों हिंदी अंग्रेजी सेम ही चलती है तीनों में। चौथा और 5वां सब्जेक्ट, चौथे में राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। राजनीति विज्ञान मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कंप्यूटर दूसरे वाले सर आएंगे वो पढ़ाएंगे। हिस्ट्री, ड्राइंग और इकोनॉमिक्स, हिंदी में मैं नाम बता देता हूं, इतिहास, चित्रकला और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और इतिहास आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, ड्राइंग नहीं पढ़ा, चित्रकला नहीं पढ़ी, उसके बारे में आपको सर अलग से बता देंगे। यहां से कोई सवाल आप जानना चाह रहे हो कि किस सब्जेक्ट में क्या आता है या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। निखिल बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यहां से कुछ पूछना है किसी सब्जेक्ट के बारे में, इसमें क्या आएगा? नहीं सर। सबके बारे में पता है? यस सर। ओके। हम बात करते हैं राजनीति की। देखो राजनीति के 2 भाग हैं, पहला अपने सैद्धांतिक भाग है और दूसरा संवैधानिक भाग है। यहाँ पर राजनीति विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके इलाके हम देखते हैं। आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, लोकसभा के बारे में पढ़ा होगा, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा होगा, संविधान के बारे में पढ़ा होगा, कुल मिला के शासन के बारे में, जितने भी शासन की व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी समाज की व्यवस्थाएं हैं, जितने भी नियम कानून हैं, पुलिस सेवा से संबंधित होकर सारे एरियाज हम राजनीति में पढ़ते हैं। अब राजनीति की परिभाषा को अगर हम देखें तो राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है नियम। ये लो, तो शासन करने के नियम के विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। ये सिंपल सा काम है, बहुत सीधी परिभाषा इसको हम मानते हैं। इसमें समाज के कौन कौन से वर्गों का आकलन होता है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं,
हमारे से एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। मान लिया जाए कि ये पूरी राजनीति विज्ञान का दायरा है, इसमें कंप्लीट शासन दोनों प्रकार के, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, इसमें कंप्लीट न्याय, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, केंद्र की हो चाहे कहीं की भी हो। अवधारणाएं, अवधारणा में कौन कौन सी अवधारणा आपके, समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, बहुत सारी अवधारणाएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। न्याय है, संप्रभुता है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, ये सारी चीजें आपने 10th क्लास में नाम जरूर सुने होंगे। इसके बाद सिद्धांत, जैसे सिद्धांतों को हम रूल्स भी कहते हैं, जैसे जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, रूसो स्वतंत्रता की अवधारणाएं देता है। ये सारी सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे। अवधारणाओं में राष्ट्रवाद है, संभावनावाद है, साम्यवाद है, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, अवधारणाओं में पढ़ेंगे। इसके बाद जितने भी अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, विदेश नीति से संबंधित मामले, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो रूस के साथ हो, और चाहे पूरे विश्व के साथ हो, ये सारी चीजें हम इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन, कौन से संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसमें महत्वपूर्ण कौन से हैं, सार्क, साप्टा, सार्क, साप्टा, यूएनओ, ETC। WTO का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड बैंक का नाम आपने सुना होगा, IMF का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड। ये सारी चीजें हम इस अवधारणा में पढ़ें, इस राजनीति विज्ञान में हम पढ़ेंगे। शासन के नियमों से हमें अर्थ पता है, तो इसका मतलब शासन कौन चलाता है, विधि के द्वारा। कौन चलाती है, सरकार। तो सरकार से जुड़े हुए सारे मामले, चाहे वो किससे जुड़े हों, संविधान से जुड़े हों, चाहे वो किससे जुड़े हों, सत्ता से जुड़े हों, चाहे वो किससे जुड़े हों, संस्थान से जुड़े हों, और चाहे वो किससे जुड़े हों, नेता से जुड़े हुए हो, सारी चीजें हम राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि 6th क्लास में हम जो SST पढ़ रहे थे, उसमें 4 भाग मोटे मोटे आपके आते थे। 4 भाग कौन कौन से, पहला भाग इसमें था भूगोल का, जो अलग पार्टीशन हो गया और ज्योग्राफी के रूप में हो गया। इसमें हम क्या क्या पढ़ते थे, ज्वार भाटा, पृथ्वी की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अंतरिक्ष, पृथ्वी की संरचनाएं, सारी चीजें इसमें हम पढ़ते थे। दूसरा भाग आता था हमारा इतिहास का, जिसमें अकबर कालीन व्यवस्थाएं, सिंधु सभ्यता, है ना, वैदिक सभ्यता, ये सारी चीजें हमने इतिहास में पढ़ी। इसके बाद बचा अर्थशास्त्र। आपको याद होगा 10th क्लास में आपने बीमा बैंक, साख निर्गमन और GDP कैलकुलेशन समझा था कि किस प्रकार से बैंक कार्य करते हैं, बैंकों का बैंक कौन है, और कोई भी संस्था वित्तीय व्यवसाय कैसे कर सकती है। ये सारा पोर्शन किसमें था, अर्थशास्त्र में। और इसका चौथा भाग है राजनीति, जिसमें शासन की विधि समझी जाती है। तो अब SST को हमने कितने भागों में बांट लिया, 4 भागों में बांट लिया। NCERT जो अभी वर्तमान में चल रही है, उसकी चारों किताबें अलग अलग आती हैं। भूगोल की अलग है, इतिहास की अलग है, अर्थशास्त्र की अलग है, और राजनीति की अलग है। लेकिन आप लोगों ने एक ही बुक पढ़ी है, उसमें 4 हिस्से थे, चारों अलग अलग पढ़े हैं। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम कौन सा वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं। अभी 10th तक हमने क्या किया था कि बहुत शॉर्ट सिस्टम में पढ़ा था, बहुत छोटे रूप में हम पढ़ रहे थे, और उसको व्याख्या सहित नहीं समझ रहे थे।
हमने कुछ शब्द सुने, उनका अर्थ सुना और रट के या समझकर हमने जवाब दिया। जैसे डेमोक्रेसी हमने पढ़ा, डेमोक्रेसी का पूरा शब्द है जनता का शासन, अर्थ था डेमोस प्लस क्रेटिया पढ़ा। ब्राइस इब्राहिम लिंकन 3-4 विद्वानों की परिभाषा सुनी। लेकिन अब यहाँ हम लोकतंत्र कैसे आया, किन देशों में आया, क्या कारण था, पूरी डिटेल से यहाँ पढ़ते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे, राजनीति विज्ञान कहेंगे। अब एक सवाल जो मन में गूंजता है, किसके जनक कौन, तो इसके जनक कौन है, अरस्तु। अरस्तु कौन है, यूनानी विद्वान है। यूनान का मतलब प्राचीन ग्रीस, ग्रीस से है। कभी फ्यूचर में हम जब क्लासें होंगी तब उसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे। अरस्तु के जो गुरु हैं वो प्लेटो रहे हैं। आपको बस इतना सा याद रखना है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के क्या हैं, जनक हैं। हमने इसके बारे में ये जान लिया कि इस विषय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है यहां से। संविधान क्यों आवश्यक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, संविधान क्यों आवश्यक है। अभी एनसीईआरटी में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें समझकर जवाब देने की विधि का कार्य होता है। पहले हम समझेंगे, समझने के बाद उसका मनन होगा, फिर सही गलत का आकलन होगा और फिर हम ये तय करेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सबसे पहला तो ये कि संविधान होता ही क्या है। क्या है, नियम कानूनों का संग्रह। नियम कानूनों का क्या संग्रह, क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। नियम कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। नियम हम जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार चला रहे हैं, ऐसी स्थिति में रेड लाइट होने पर स्वतः ही रुक जाते हैं, स्वतः ही रुक जाते हैं। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। नियम कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। एग्जाम्पल को देखें, कार चला रहे हैं आप, तो रेड लाइट अगर हो रही है, सिग्नल अगर हो रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये नियम विरुद्ध है। क्या है, नियम विरुद्ध है। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग, मेहता स्कूल में प्रथम द्वितीय कालांश में आपको सुविधाओं की परमिशन या अनुमति नहीं मिलती है, केवल आपातकाल को छोड़कर। केवल आपातकाल को छोड़कर। नियम समझ में आ रहे हैं। नियम हम किसे कह सकते हैं, मेहता स्कूल में प्रथम सेकंड कालांश, फर्स्ट सेकंड कालांश में आपको सुविधाओं, फैसिलिटीज के लिए, यूनियर के लिए, वाटर ड्रिंक के लिए परमिशन नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि ये हमने सिस्टम बना रखा है, बच्चा अभी आया ही है तो फैसिलिटीज के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
वाटर ड्रिंक की आवश्यकता इसकी नहीं होगी। इससे डिस्टरबेंस होता है और बच्चा टाइम पास करने के लिए जा रहा है। यदि किसी बच्चे को समस्या है, आपातकालीन है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो ये हमने क्या बना रखे हैं, समाज के नियम बना रखे हैं। और ये समाज के नियम अगर कानूनन है या विधि के सम्मत है तो हमने किस में लिख रखे हैं, संविधान में। लेकिन कुछ नियम कैसे हैं, सामाजिक हैं। कैसे हैं, सामाजिक हैं। और ये कहां से आते हैं, नैतिकता से आते हैं। नैतिकता क्या है, अब ये भी हमें एक बड़ा सवाल है कि हम किसे नैतिकता कह सकते हैं। ऐसे सवाल या ऐसी व्यवस्था जिसमें अंतरात्मा की आवाज की बात सुनी जाए। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक बुजुर्ग व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और वो फिसल के गिर जाते हैं। गिरने पर हम उनकी सहायता करते हैं और उन्हें उठा देते हैं और उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। जो हमने कर्म किया है वो क्या कहलाता है, मोरल ड्यूटी, नैतिकता कहलाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि नैतिकता क्या है। अंतरात्मा की आवाज के आधार पर हम अगर कोई निर्णय लेते हैं समाज में उचित कार्य करने के लिए, समाज में सार्थक कार्य करने के लिए, समाज के जो नियम बने हैं वो किसके आधार पर बने हैं, नैतिकता के आधार पर बने हैं। समाज के जो नियम बने हैं, रूल ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के जो नियम हैं वो किसके आधार पर हैं भाई, नैतिकता के आधार पर है, मोरलता के आधार पर है। जैसे बस में जगह नहीं है, सीट अवेलेबल नहीं है, और ऐसी स्थिति में हम अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कई बार महिलाओं को सीट दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि हम नैतिकता का नियम पालन कर रहे हैं, इसीलिए आसानी से उन्हें समाज में हिस्सा दिया जाएगा या वो सीट दी जाएगी। नियम कानूनों के संग्रह को क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है। नियम कैसे होते हैं और किस पर आधारित होते हैं, दो प्रकार के नियम हैं, एक सामाजिक नियम है और एक विधि सम्मत जो हमने नियम बना रखे हैं वो हैं। पहला उदाहरण संविधान के नियमों का है और दूसरा उदाहरण समाज के नियमों का है। अब पहला सवाल देखते हैं, संविधान क्यों आवश्यक है। माना ये क्या है, हमारा समाज है। ये क्या है, हमारा समाज है। इसमें दोनों प्रकार के लोग होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अच्छे के साथ बुरा इसी समाज का हिस्सा है। इसी समाज में अपराधी भी रहते हैं, इसी समाज में स्टूडेंट भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति इसमें रहता है। तो समाज में अच्छे लोग भी होंगे और समाज में बुरे लोग भी होंगे। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अच्छे लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुरे लोग क्या करते हैं, अपना काम तो करते नहीं, अपना काम तो ये करते नहीं हैं, और दूसरे के कार्यों में जबरन क्या करते हैं, ये हस्तक्षेप करते हैं। बात समझ में आ रही है। समाज में कितने प्रकार के लोग, दो प्रकार के। पहले कौन से, अच्छे, दूसरे कौन से, बुरे। ये बुरे लोग क्या करते हैं, अपना काम तो करेंगे नहीं और दूसरे के लोग कार्य में क्या अड़ाएंगे, ये टांग अड़ाएंगे, दूसरे को कार्य नहीं करने देंगे। अब आप देखते हैं हमारा समाज, हमारा संविधान हमें आजादी की परमिशन देता है, स्वतंत्रता की परमिशन देता है कि हम फ्री होकर कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कार्य कौन नहीं करने दे रहे, बुरे लोग नहीं करने दे रहे। जैसे आप पे सुना होगा, कटाक्ष करने, कमेंट्स करने, छेड़छाड़ के मामले, चोरी के मामले, मारपीट के मामले, अपराध के मामले,
ये सब कहां से आ रहे हैं? बुरे लोगों के कारण हो रहे हैं। इन बुरे लोगों को रोकने के लिए हमारे समाज में किसकी आवश्यकता होगी? पुलिस की आवश्यकता होगी। अब आप समझ रहे हैं पुलिस क्या करेगी? इनके विरुद्ध नियम सम्मत कार्य करेगी। जो नियम में होगा वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनके जेल हो सकती है, न्यायालय जो आदेश देगा वो इनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। लेकिन ये काम करेगा कौन? पुलिस करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये दूसरे के कार्यों में क्या कर रहे हैं? टांग अड़ा रहे हैं। आपने सुना होगा पुलिस की भी दादागिरी होती है, बहुत बार एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसे कहते हैं प्राथमिक रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ ये प्राथमिक की दर्ज होती है। प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर जो घटनाक्रम होता है उसे लिख लिया जाता है और उसका रिसिप्ट नंबर दे दिया जाता है कि इस नंबर पे आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। अब ऐसी स्थिति में पुलिस उस एफआईआर के आधार पर काम करती है और अपराधी को पकड़ लाती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा पुलिस का व्यवहार सही नहीं होता, पुलिस भी सही नहीं होती है। हो सकता है ये समाज विरोधी भी कार्य कर दे। और हिंदुस्तानी फिल्मों में तो पुलिस को क्या दिखाया जाता है? विलेन दिखाया जाता है, नेगेटिव रोल में दिखाया जाता है। ऐसी स्थिति में पुलिस गलत कार्य ना करे इसके लिए क्या जरूरी है? न्यायालय। ज्यूडिशरी सिस्टम क्या है? जरूरी है कि न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ होनी ही चाहिए। अब ये न्याय व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था कितनी होनी चाहिए और न्याय व्यवस्था का जो संचालन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आगे भी देखेंगे कि लिखित और अलिखित जो व्यवस्था होती है, क्योंकि न्यायालय जो कार्य करता है वो किसके आधार पर करता है? संविधान में उल्लेखित विधि के द्वारा। संविधान में उल्लेखित विधि के द्वारा ये कार्य करता है। कौन करता है? न्यायालय। अब न्यायालय अपने मन माफिक तो फैसला कर नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि किसी को भी कोई आदेश दे दे, किसी को भी कोई समस्या प्रकट कर दे, किसी को भी कुछ भी कह दे, ऐसा संभव नहीं होता। तो न्यायालय किसके आधार पर काम करता है? संविधान के अंदर जो बातें बताई गई हैं, संविधान के अधीन जो कानून बताए गए हैं, वे सारी चीजें किसमें आती हैं? न्यायालय के अधीन आती हैं। उसमें देखकर या उसके अनुसरण करके वो क्या करता है? न्याय व्यवस्था करता है। आप जानते हो कई बार इसके बावजूद भी न्यायालय के भ्रष्टाचार के उदाहरण हम देखते हैं। किसके उदाहरण देखते हैं? न्यायालय के भ्रष्टाचार के उदाहरण हम देखते हैं। बहुत बार गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता, अमीर व्यक्ति पैसे के दम पर न्याय को छीन ले जाता है, जज खरीद लेता है, वकीलों को खरीद लेता है और सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय दुर्भर हो जाता है। बहुत सारी मूवीज सीरियल्स आपने देखे होंगे। न्याय व्यवस्था ऐसा ना कर सके इसके लिए हमने विधायिका, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? संसद। क्या कह सकते हैं? संसद। न्यायपालिका या विधायिका भ्रष्टाचार ना कर सके, दादागिरी ना कर सके, इसीलिए हमने क्या चुना? संसद को चुना। और संसद अब जानते ही हैं, अभी इसके बारे में हम डिटेल से और पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका ऐसा कुछ ना कर सके इसका नियंत्रण कौन देखता है? संसद देखती है, विधायिका देखती है। और संसद कहाँ पाई जाती है? दिल्ली में। पूरे भारत में कैसी है? एक ही है। आप जानती हैं 10th क्लास में हमने पढ़ा था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? संसद कहलाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? संसद या विधायिका कहलाते हैं। अब आप जानते हैं
कई बार इनका वर्चस्व भी देखने को मिलता है। हमें कई बार किसका वर्चस्व देखने को मिलता है? सरकारों का, विधायिका का, संसद का। और ये वर्चस्व इतना ज्यादा होता है कि ये एक तरीके से तानाशाही के बराबर ही हो जाता है। तानाशाही तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जनता के मूल अधिकारों को जो प्राप्ति होनी चाहिए थी वो आसानी से संभव नहीं हो पाती। कुल मिला के ये कहें कि चाहकर भी ये लोग जो मूल अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, गरीब लोग, उन्हें वो प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा संसद ना कर सके, इसीलिए इस पर नियंत्रण किसका होता है? जनता का। आप जानते हैं हमने शुरुआत किससे की थी? जनता से। ये पूरा चक्र इस तरीके से काम करता है। आपके दिमाग में ये पिक्चराइजेशन होना चाहिए कि सबसे पहले काम कौन करती है? जनता। जनता में कितने प्रकार के लोग? दो, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे लोग वे हैं जो विधि के अनुसार कार्य करते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं करते, वर्ग संगत कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, समाज के हर विधि का अनुसरण करते हैं, कानून का अनुसरण करते हैं और नियमों का उल्लंघन नहीं करते। दूसरे लोग, इनके लिए कानून तोड़ना जन्मसिद्ध अधिकार है, दूसरे व्यक्तियों के कार्य में टांग अड़ाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। इनका जो मूल कार्य होता है वो होता है दूसरे से छीन कर लेना। चोरी के जरिए, हत्याओं के जरिए, अपराध के जरिए दूसरे को परेशान करना इनका मूल कार्य होता है। लेकिन अगर हम देखें ऐसे लोगों से अच्छे लोगों को बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। वो किसके द्वारा की गई है? कानून के द्वारा की गई है, संविधान के द्वारा की गई है। और उस व्यवस्था में पहला जो अधिकार दिया गया है, पहला जो स्टेप दिया गया है, वो कौन दी गई है? पुलिस को दिया गया है कि भाई आप समाज के बुरे लोगों से समाज के अच्छे लोगों को क्या करोगे? बचाओगे। अच्छे लोग आसानी से जीवन जीना चाहते हैं, उनका जीवन जीना आप सुनिश्चित करेंगे, उन्हें कोई किसी प्रकार से परेशान नहीं करे, इस बात की गारंटी भी पुलिस की होगी। लेकिन कई बार आप देखते हैं पुलिस अपने अधिकारों का क्या करती है? दुरुपयोग करती है और सही तरीके से कार्य पुलिस नहीं करती है। ऐसा ना हो इसके लिए क्या सुनिश्चित किया गया है? न्यायालय सुनिश्चित किया गया है कि भाई पुलिस जोर जबरदस्ती कर सकती है नियम दिलाने के लिए, बात मनवाने के लिए, नियमों को मानने के लिए। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, किससे? पुलिस से भी और न्यायालय से भी। यदि पुलिस आपकी नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? न्यायालय सुनेगा। लेकिन यदि न्यायालय भी नहीं सुनता है तो फिर कौन सुनेगी? संसद सुनेगी, क्योंकि संसद न्यायाधीश को हटा सकती है। क्या कर सकती है? हटा सकती है। न्यायालय किसको? पुलिस को कौन हटा सकता है? न्यायालय हटा सकता है। और आप जानते हो पद जाने की, कुर्सी की लड़ाई सब जगह है। यदि किसी की कुर्सी, यदि किसी का चेयर जाने का, पद जाने का अगर डर हो गया तो वो व्यक्ति कार्य करे ही करेगा। तो पुलिस को ये भय रहेगा तो वो कार्य करे ही करेगा। फिर पुलिस पर नियंत्रण किसका होता है? न्यायालय का। और न्यायालय को ये डर रहता है कि इसे हटाया जा सकता है किसके जरिए? महाभियोग के जरिए। राष्ट्रपति के जरिए, संसद के जरिए महाभियोग आएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति से पास हो जाएगा और न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। अब संसद के पास जब बॉल आ गया घूमकर, तो संसद भी दादागिरी नहीं कर सकता। इसके लिए हमने सर्वोच्च शक्ति किसको दी है? जनता को दी है। तो आपको याद रखना है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? सवाल क्या बन गया? लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है?
प्रिया बताओ किसके पास होती है? जनता के पास। क्या कह रहे हैं? जनता के पास। जनता के पास। अंतिम शक्ति किसके पास हुई? जनता के पास। और इन सब में सबसे बड़ी कौन हुई? जनता, क्योंकि जनता ने ही सब कुछ किया। जनता किसको बदल सकती है? संसद को। संसद किसको बदल सकती है? न्यायालय को। न्यायालय किसको बदल सकता है? पुलिस को। और पुलिस किसको बदल सकती है? जनता को। तो यानी कि हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये चक्र है, और इसे ही संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतुलन का संतुलन का सिद्धांत। सिद्धांत या बैलेंस की स्थिति कही जाती है। इसके आधार पर हम लोग समाज को चलाते हैं। कोई क्वेश्चन हो ज्योति यादव बताओ? नो सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। देखो, शुरुआत की 5-10 क्लासों में 1-2 चैप्टर हम ऐसे पढ़ेंगे बहुत इजी वे में, बहुत स्पीड कम। उसका कारण क्या है कि आपको मेरी लैंग्वेज समझने में और सब्जेक्ट को समझने में 1-2 चैप्टर लगेंगे, फिर अपन स्पीड बढ़ा लेंगे। क्लियर है? यस सर। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतना धीमा क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। नो सर। हाँ, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। ये इसलिए है ताकि आप मेरी लैंग्वेज, क्योंकि नया टीचर होता है तो उसकी लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जब आप 12th में होंगे तो हम फर्स्ट डे से स्पीड अच्छी रखेंगे। अभी धीरे धीरे हमको सबसे पहला काम करना है टर्म्स को समझना, कि परिभाषाएं। जब मैं आपको कहूं संविधान, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नियम और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। जैसे ही मैंने विधायिका शब्द कहा तो आपको पता होना चाहिए कि संसद की बात कर रहे हैं। तो ये शब्दावली पर आपको जोर देना है। जैसे पहले, अभी तो बच्चे एलकेजी यूकेजी में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हमने 6ठी क्लास में अंग्रेजी जब पढ़ी तो पहला फोकस अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट के वोकैबुलरी मीनिंग्स पर दिया जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को देखने के लिए, समझने के लिए उसके मीनिंग्स आने बहुत जरूरी है। तो आपको भी ये टर्म्स हैं, ये सारी आपको याद हो जानी चाहिए। जैसे ही मैं आपको नव उपनिवेशवाद की बात करूंगा तो आपको आर्थिक गुलामी याद आ जाना चाहिए। राष्ट्रवाद की बात करूंगा तो राष्ट्र प्रेम याद आ जाना चाहिए। जुडिशरी सिस्टम की बात करूंगा तो एकीकृत न्याय याद आ जाना चाहिए। धीरे धीरे अपना जो शब्दों का संग्रह है वो अपने को बढ़ाना है। इस शब्दों के संग्रह से हमें सब्जेक्ट समझने में आसानी होगी। नहीं तो आपको क्वेश्चन आंसर पता है लेकिन इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है ये समझ में नहीं आएगा। पॉलिटिकल में सबसे बड़ी, या पॉलिटिकल के हर सब्जेक्ट में यही दिक्कत आएगी कि ये पूछ क्या रहा है, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारा फोकस किस पर होना चाहिए कि शब्दों को हम सीखें और एक बढ़िया डिक्शनरी हमारी तैयार हो जाए सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद टॉपिक्स हमें अच्छे से समझ में आना शुरू होंगे। अब यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि नियम कानूनों के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और उसका पहला कारण हमें समझ में आ गया कि संविधान क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो समाज का दो प्रकार के कार्य, नित्य कार्य और लॉन्ग टर्म कार्य, लॉन्ग टर्म वर्क, दोनों ही नहीं हो पाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेता हूं। आपने सुना होगा टाइम टेबल। बहुत बार आपने टाइम टेबल की बात सुनी होगी, बनाया भी होगा, फॉलो हुआ नहीं हुआ वो तो आप जानते ही हैं। टाइम टेबल की बात करें, अगर टाइम टेबल नहीं बनाया जाए, चाहे वो हमारी क्लास का हो, चाहे वो यहाँ पढ़ाने का हो, चाहे वो हमारे द्वारा पढ़ने का हो, तो क्या हम वो कार्य पूरा कर सकते हैं? क्या? कभी नहीं। सारे टीचर्स एक साथ आके बैठ जाएंगे और कोई भी टीचर कहाँ जाने वाला है ये किसी को भी पता नहीं है। कौन सी क्लास में कौन सा टीचर कब जाएगा
ये किसी को पता नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। इस अव्यवस्था से बचने के लिए हमने क्या बनाया है, संविधान बनाया है। और संविधान में सभी के कार्य, शक्ति स्पष्ट उल्लेखित हैं। क्या है, स्पष्ट उल्लेखित हैं। सबको ये बताया गया है कि भाई तेरे को ये करना है और तेरे को ये करना है, हम सबको मिलकर ये काम करना है। इसको यहाँ काम करना है, इसको यहाँ काम करना है, इसकी लिमिट्स ये हैं, इसकी लिमिट्स ये हैं। और संपूर्ण भारत में कौन क्या करेगा, राज्यों में कौन क्या करेगा, राज्यों में प्रांतों में कौन क्या करेगा, पंचायती राज में किसका काम होगा, ये सारी पॉसिबिलिटीज कहाँ बताई गई हैं, संविधान में बताई गई हैं। पहला काम तो हमने कौन सा किया था, संविधान में संतुलन का। समाज में संतुलन का काम कौन करता है, संविधान। हमने देखा था ना, पुलिस, न्यायालय, संसद और फिर जनता। तो संविधान क्यों आवश्यक, उसका पहला कारण तो हमें समझ में आ गया था। दूसरा कारण देखो, समाज में रोज रोज के काम होंगे कि नहीं होंगे, ये कौन तय करेगा, संविधान। क्योंकि संविधान क्या करता है, कार्य और शक्तियों का क्या करता है, स्पष्ट उल्लेख करता है, विभाजन करता है, बताता है कि किसको क्या काम करना है। इसके आगे के कार्य नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। बताओ और कुछ पूछना हो, ज्योति यादव? नो सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे हम